वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 23 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के बारे में है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइटर जेट। फाइटर जेट कुछ इस तरीके का जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। इस फाइटर जेट के लिए अभी बोइंग ने एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं, इन्हें इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। एट द सेम टाइम उन्होंने ऑफर भी दिया इंडियन नेवी को कि वो सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को प्रोक्योर करें। इससे उनकी कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। ये है क्या? ये दुनिया का मोस्ट लीथल एडवांस कॉम्बैट प्रूवन मल्टी रोल फ्रंट लाइन फाइटर जेट है। अ लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन हैज़ बीन मेंशन्ड हियर। यहाँ पर कई सारी स्पेसिफिकेशन, कई सारी विशेषताएं इस फाइटर जेट के बारे में दी गई हैं। काफ़ी खतरनाक है, एडवांस है, अगर मुठभेड़ होती है तो बहुत शक्तिशाली साबित होगा। और फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, मतलब अगर कभी कोई युद्ध की स्थिति आती है या संकट की स्थिति आती है तो ये आगे से चलकर स्थिति को संभाल सकता है। इसे यूएस का जो एरोस्पेस कंपनी है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, नाम है बोइंग, उन्होंने बनाया हुआ है। की फीचर्स की बात करें तो ये टैक्टिकल स्ट्राइक्स में कैपेबल है। एयर कॉन्सोनेंस यानी कि सैनिक परीक्षण ऊपर से ये कर सकता है। एयर डिफेंस और मैरीटाइम रोल्स जो भी एक फाइटर जेट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो ये करने में सक्षम है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। कटिंग एज का मतलब होता है एट दैट टाइम जो भी पॉसिबल एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटिंग या फिर डेटा लिंक के मामले में एडवांस कॉकपिट सिस्टम भी इसमें इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए, एडवांस्ड कॉकपिट सिस्टम ACS एक 10:19 की स्क्रीन होती है जिसे पायलट ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है किसी भी फाइटर जेट को, जैसे हम फोन या टैबलेट को एक्सेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लाइफ साइकिल अफोर्डेबिलिटी की बात करें, किसी भी प्लेन को फ्लाई करने में पर आवर की एक कॉस्ट होती है जो कि सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की कंपैरेटिवली कम है। अगर हम फ्यूचर रेडी, मतलब भविष्य में ये कितना बेहतर साबित होगा, इसकी बात करें तो ये जो आने वाले समय की नीड्स है उनको फुलफिल करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब कि बेहतर है। हमारा जो अगला आर्टिकल है उस पर बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू चिल्लई कला। चिल्लई कला, ये देखिए 40 दिनों का एक इंटेंस विंटर पीरियड होता है। मतलब हर साल सर्दियों में कश्मीर वैली में एक ऐसा समय आता है जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है, मतलब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जीरो से नीचे। तो इस पूरे पीरियड को, जो 40 दिनों का ये पीरियड होता है, इसे चिल्लई कला कहा जाता है। ये जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है 21 दिसंबर से और 31 जनवरी तक अगले साल के ये रहता है। मतलब 31 जनवरी 2021 तक ये चिल्लई कला चलेगा। चिल्लई कला के बाद आता है चिल्लई खुर्द। चिल्लई खुर्द को, मतलब इसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल कोल्ड। ये उसके आगे के 20 दिन का पीरियड होता है, जनवरी 31 से 19 फरवरी तक। उसके बाद आता है चिल्लई बच्चा, मतलब बेबी कोल्ड। ये 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, फरवरी 20 से मार्च 2 तक। इस पूरे पीरियड को क्लासीफाई किया गया है विद द नेम, सर्दी जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे ही। तो चिल्लई कला इंटेंस विंटर पीरियड है जहाँ पर टेम्परेचर सब जीरो हो जाता है, स्नोफॉल होती है, वाटर बॉडीज जैसे कि डल लेक ये सब बिल्कुल जम जाते हैं और हाईवेज को भी एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो ये बात हो गई चिल्लई कला के बारे में। अगला आर्टिकल श्रीनिवास रामानुजन के बारे में है। हर साल श्रीनिवास रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये बहुत ही महान मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने इंडियन सॉइल में जन्म लिया। रामानुजन जी का जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड नाम की जगह पे हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। ये एक आयंगर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। महज 12 साल की उम्र में, यद्यपि इन्हें फॉर्मल एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल रही थी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इनको काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई थी और इन्होंने कई सारे थ्योरम्स तो खुद ही डेवलप कर लिए थे। पॉवर्टी में रहने के बावजूद रामानुजन जी ने इंडिपेंडेंट रिसर्च को कंटिन्यू किया मैथमेटिक्स में अपने खुद के स्तर पर ही। 1914 में रामानुजन जी ब्रिटेन पहुंचते हैं। एक्चुअली में ब्रिटेन में GH हार्डी नाम के एक इंडिविजुअल थे जो मैथमेटिक्स को लेकर जाने जाते थे। ये इन्हें अक्सर लेटर लिखा करते थे। GH हार्डी जी को रामानुजन जी लेटर लिखा करते थे और अपना वर्क दिखाते थे। GH हार्डी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने इनको ब्रिटेन बुलाया। यद्यपि ब्रिटेन जाना उस समय किसी भी हिंदू के लिए मुश्किल था, क्योंकि अगर आप सी क्रॉस कर लेते हैं तो आपको आउटकास्ट मान लिया जाता है। ये काफ़ी हेजिटेंट थे जाने को लेकर, बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ जाएंगे। 1914 में ये पहुँचते हैं ब्रिटेन
1917 में इन्हें मेंबर ऑफ लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी बनाया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरम ना केवल डेवलप कर लेते थे बल्कि उसका रिजल्ट भी निकाल लेते थे। लेकिन जीएच हार्डी जब इनसे कहते थे कि आप इसे प्रूव करिए कि रिजल्ट आया कैसे, तो वो नहीं कर पाते थे। वो उनसे पूछते थे कि फिर आपको ये फॉर्मूला मिला कैसे, कैसे आपने इसका रिजल्ट डिराइव किया। वो कहते थे कि मुझे सपने में सारी चीजें आ जाती हैं। एक्चुअली में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे कि इन ड्रीम्स उन्हें कई सारे थ्योरम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते थे। तो ये हार्डी जी ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने काफी कुछ सीखा और उन चीजों को प्रूव करना सीखा, जिसके बाद इनके काम को रिकॉग्निशन मिला। रामानुजन जी इंग्लैंड के खाने को लेकर एकस्टम नहीं थे, वेजिटेरियन थे। वहां मुश्किल से वेज खाना मिलता था। इससे इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ये फाइनली 1919 में इंडिया लौट आए। लेकिन इनकी हेल्थ लगातार खराब रही और फाइनली 1920 में इन्होंने महज 32 साल की उम्र में हमें अलविदा कह दिया। मैन हु न्यू इनफिनिटी 2015 की एक बायोपिक है जो कि श्रीनिवास रामानुजन जी को ही डेडिकेटेड है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लेपर्ड्स के स्टेटस को लेकर जो एक रिपोर्ट है 2018 की, जिसकी डिटेल्स अभी पब्लिक की गई है, उसके बारे में है। अच्छी खबर है। 2014 के कंपैरिजन में यानी कि महज 4 सालों में लेपर्ड के नंबर 62% बढ़ गए हैं। ये नंबर्स राइट नाउ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, देन कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये डिटेल्स आपको यहां पर भी मिलेंगी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिक की गई, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। ये वैसे रिपोर्ट तो 2018 की है, डिटेल्स अभी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट है। इसमें 60% इंक्रीज को मेंशन किया गया है 2014 के कंपैरिजन में। और जहां 2014 में लेपर्ड्स की संख्या महज 8000 थी, वो बढ़ के अब 12852 हो गई है। यहाँ पर नंबर्स बताए गए हैं। मध्य प्रदेश 3421, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्वेंस में पता रहे कि हाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, दिन कर्नाटका, दिन महाराष्ट्र, तो भी सही है। पिक्चराइज कर लीजिए, मध्य प्रदेश, उसके बाद सीधा साउथ में जाइए कर्नाटका, फिर यहाँ पर ईस्ट में जाइए महाराष्ट्र, तो ऐसे याद रह जाएगा। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सेंट्रल और ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट नंबर मिलेगा, 8000 अप्रॉक्स। वेस्टर्न घाट में फिर उसके बाद देन शिवालिक एंड गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में भी 141 लेपर्ड्स मिल जाएंगे। कैसे पता किया कि कितने कहाँ पर हैं? इसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की जाती है, कैमराज इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और हम नंबर्स काउंट करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग भी किया जाता है और फील्ड वर्क मतलब फील्ड में भी जाके काउंटिंग करवाई जाती है, जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनके मेंबर्स के द्वारा। कैसे खतरा है लेपर्ड्स को? फॉरेस्ट का एरिया लगातार कम हो रहा है, उनका हैबिटेट कम होगा तो डेफिनेटली उन्हें लॉस होगा और उनकी संख्या घटेगी। कई बार ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है जिसमें इंसानों के द्वारा लेपर्ड को मार दिया जाता है और कई बार इनको पोचिंग के दौरान भी मार दिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। लेपर्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डिस है। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मिलेगा। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में मिलेगा, मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। 9 सब स्पीसीज है लेपर्ड की, जो कि हमें अफ्रीका और एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1982 में। हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है। काम क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रन करवा देते हैं, एकेडमिक कोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसर्च के संबंध में कुछ एडवाइजरी वगैरह भी जारी करते हैं। एनटीसी की बात करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई कानून होगा जिसके तहत इसे बनाया गया होगा। तो देखिए, कानून तो वही पुराना वाला ही है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट किया गया था। कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2005 में। अब आपको यहाँ पर 2005 और 2006 में वेरिएशन दिख रहा है। एक्चुअली में 2005 के दिसंबर में इसे स्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट करके 1972 के इस एक्ट में इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। अगला आर्टिकल लोक अदालत के बारे में है। लोक अदालत बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। कर्नाटका में 2.61 लाख केसेस को सेटल किया गया लोक अदालत के द्वारा, जो कि रिमार्केबल है। लोक अदालत के बारे में बात करते हैं। लोक का मतलब होता है लोग, पीपल, तो इसे आप पीपल्स कोर्ट भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि आप इसका इस्तेमाल कोर्ट की बजाय कर सकते हैं। मतलब आपको कोर्ट में केस फाइल करना है, उसके बजाय आप लोक अदालत में अपना केस फाइल कर दीजिए। ये फोरम जो है वो ऐसे केसेस को सेटल कर देता है जो या तो पंचायत के लेवल पे सॉल्व किए जाने का प्रयास किया जा रहा हो या प्री लिटिगेशन स्टेज में हो। प्लान बन रहा हो कि इसके खिलाफ केस में कोर्ट में केस करते हैं बट किया ना गया हो। स्टैच्यूटरी प्रोविजन, ये क्या पंचायत जैसा है? नहीं, पंचायत से थोड़ा इसके पास लीगल स्टेटस बढ़िया है।
लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालत को स्टैच्यूटरी स्टेटस देता है। मतलब ये इनफॉर्मल पंचायतों की तरह काम नहीं करते, रदर इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है बाय लॉ। जो भी ये अवार्ड देते हैं इनके डिसीजन को अवार्ड कहा जाता है। ये कोई ट्रॉफी नहीं है जो वो किसी जीतने या हारने वाले को देते हैं। उनका जो डिसीजन होता है, वर्डिक्ट होता है, उसे अवार्ड कहते हैं। तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है उसकी वैलिडिटी उतनी ही होती है जितनी कि एक सिविल कोर्ट के अवार्ड की या डिसीजन की होती है, वर्डिक्ट की होती है। ये अंतिम होता है इनका निर्णय और बाइंडिंग भी होता है। बाइंडिंग होने का रीजन ये है क्योंकि जब भी केस इसमें एडमिट किया जाता है तो इसी बात पर एडमिट किया जाता है कि दोनों पार्टीज इस बात को लेकर सहमत हैं कि वो लोक अदालत में अपना केस लेकर जाएंगे। तो जब केस शुरू होने के पहले आप दोनों लोग सहमत थे कि जो भी वर्डिक्ट आएगा वो मानेंगे, तो आपको एंड में मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, लोक अदालत में जो डिसीजन दे दिया गया वो फाइनल है। उसके खिलाफ आप कहीं कोई अपील नहीं कर सकते। अब अपील ना करने का मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर कि लोक अदालत ने ये जजमेंट दिया था और हम इससे सहमत नहीं है। क्योंकि ये कोर्ट की हायरार्की में नहीं आता ना कि हाँ आपने लोक अदालत में केस फाइल किया, सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो कोर्ट की हायरार्की है उससे अलग काम करता है। तो इसने अपने लेवल पे जो डिसीजन दिया है वो फाइनल है, आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं बनता है, आपको लगता है नहीं सही है, तो फिर आप फॉर्मल जो लिटिगेशन सिस्टम है उसमें जाइए। जैसे लोअर लेवल पे जैसे केस शुरू किया जाता है वैसे ही आप जाके केस शुरू करिए। उसको अपील नहीं माना जाएगा कि आप लोक अदालत के डिसीजन के खिलाफ अपील कर रहे हैं, वो बिल्कुल नए केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। केसेस का नेचर कैसा होता है? कोई भी ऐसा केस जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेंडिंग हो उसे भी यहां पर ले लिया जाता है अगर दोनों पार्टीज सहमत है तो। इसमें अगर कोर्ट में कोई फीस वगैरह जमा की गई है और केस लोक अदालत में आता है तो उसे रिफंड कर दिया जाता है ताकि लोग इंसेंटिवाइज हो केस को लोक अदालत में ले जाने को लेकर। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि कोर्ट के सामने अभी तक गया ही नहीं है और संभावना है कि फाइल किया जाएगा, उसे भी लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। कोई भी ऐसा मैटर जिसमें कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जो कंपाउंडेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल ना हो। कंपाउंडेबल कोई भी ऐसा केस कंपाउंडेबल माना जाता है जहां पर दो पार्टीज आपस में सहमति से रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ केसेस, सिविल केसेस में ऐसा होता है, केस फाइल भी कर दिया, तभी मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है कि आप चाहते हैं कि आपसी सहमति से इसे रिजॉल्व कर लें, तो जो भी चार्जेस एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए हैं हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, यहाँ पे आपसी सहमति अलाउड नहीं होती, मतलब यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे केसेस लोक अदालत में नहीं जा सकते। केवल ऐसे ही केसेस लोक अदालत में जा सकते हैं जहां पर आपसी सहमति के आधार पर केसेस को रिजॉल्व करने की अनुमति हो। लोक अदालत को इसलिए बनाया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने प्रॉमिस किया है प्रियम्बल में कि हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हर व्यक्ति को देंगे, उसे हम इंश्योर कर सके। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेताजी के बारे में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे होम मिनिस्टर जी की लीडरशिप में, जो कि है श्री अमित शाह। 125th बर्थ एनिवर्सरी पूरे साल सेलिब्रेट की जानी है, तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये सब गाइड किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। हाई लेवल कमेटी एक साल का पूरा कमेमोरेशन प्लान करेगा जो कि 23 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। कमेटी ये भी गाइड करेगी कि दिल्ली, कोलकाता और बाकी जगहों पर किस प्रकार से जो भी ऐसी जगह हैं जो नेताजी या फिर आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं, इंडिया में भी और ओवरसीज दूसरे देशों में भी, वहां पर कैसे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाए। नेताजी के बारे में बात करते हैं। जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जो उपनिषदिक लर्निंग है उससे, उपनिषदों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और स्टूडेंट के तौर पर ही इनकी पेट्रियोटिक झील देखी जा सकती है। एक ब्रिटिश टीचर जो कि हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का अपमान कर रहा था, इन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद एक खबर फैल गई कि कोई ऐसा आ गया है जो गांधी जी के सिद्धांतों को नहीं मानता। गांधी जी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। सेंस फैल गया कि कोई अगर एक थप्पड़ मारता है तो आप उसे 2 थप्पड़ मारिए। लेकिन बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इनको रिक्वेस्ट किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करें। इन्होंने ज्वाइन किया भी, जेल भी गए। धीमे धीमे यंगस्टर्स में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। आजाद हिंद फौज तो बाद में बनी थी, उसके पहले ही उन्होंने 1930 में ही 2000 वॉलंटियर्स जो कि फुल खाकी वर्दी में थे, उनके साथ इन्होंने बंगाल की सड़कों पर मार्च पास्ट कर दिया था, प्रॉपर एक आर्मी की ड्रेस में। इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा सहम गए थे, उन्हें लगा कि ये कौन आ गया है। इन्हें बाद में
1938 में हरिपुरा में जो सेशन हुआ था उसके दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी चुना गया। 1939 में वापस से ये प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन उस बार इनकी गांधी जी से बनी नहीं। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया बने प्रेसिडेंट, जो कि इनके सामने हार गए। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, जिसके बाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ हो गया। इनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। त्रिपुरी में जो सेशन हुआ था उसमें कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जिसे त्रिपुरी क्राइसिस कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया में आप लोग पढ़ते हैं। इन्होंने उसके बाद रिजाइन करने के बाद कांग्रेस से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जहां पर वो चाहते थे कि ऐसे लोग जो उनकी विचारधारा से सहमत हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए। लेकिन बाद में इन्हें नजरबंद कर दिया गया जुलाई 1940 में। लेकिन ये नजरबंदी से बचकर निकल गए और उसके बाद ये अपने आज़ाद हिंद फौज को बनाने की जर्नी पर निकल जाते हैं। 1943 में ये आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में मारे गए जो फार्मोसा जा रहा था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए जो तथ्य है वो बहुत ही कम है, और ऐसी कई सारी तथ्यात्मक बातें हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि उनकी मृत्यु 1945 में इस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। मतलब ये पूरा मुद्दा बहुत ही ज्यादा विवादित है। वेरियस कमिटीज ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 1945 में नेताजी शहीद नहीं हुए थे। हालांकि गवर्नमेंट ने फॉर्मली इस चीज को अभी तक कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उनका बहुत ही फेमस कोट है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ट्रू एंड फॉल्स पे चलने से पहले ये इन्फॉर्मेशन है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच के बारे में, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। 500 आवर्स का पूरा एक कोर्स होगा, सीसैट इसमें इन्वॉल्व होगा, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके मार्क्स इनहेंस कर सकें। यू कैन स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम 1 जनवरी। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। चिल्लई कला 40 डे लॉन्गेस्ट कोल्डेस्ट पीरियड होता है हार्श विंटर का जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। लेपर्ड्स इन इंडिया, मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। इसके बाद कर्नाटका और केरला का नंबर है। लोक अदालत, ये जो डिसीजंस देते हैं ये सिविल कोर्ट के पैरेलल होता है या उतनी ही वैल्यू होती है, अल्टीमेट होते हैं और बाइंडिंग होते हैं सभी पार्टीज के ऊपर। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 2015, ये बायोपिक है सर सीवी रमन जी के ऊपर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1923 में मोतीलाल नेहरू जी ने और सीआर दास जी ने बनाया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।